स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें, आजमगढ़ से बीडीसी की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या से गुस्साए लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। आक्रोशित लोगों ने बाजार में तोड़फोड़ की। नवादा बाजार में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और आगजनी के बाद कई थानों की फोर्स मौके पर तैनात है। बवाल देखते हुए एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। दो पक्षों में कहासुनी के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एक नामजद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हत्या से गुस्साए लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। आक्रोशित लोगों ने बाजार में तोड़फोड़ भी की, जिसके बाद एसपी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नवादा बाजार में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आगजनी के बाद कई फोर्स तैनाती कर दी गई है। कई फोर्स की तैनाती की गई है। आजमगढ़ का ये मामला है। बीडीसी की गोली मारकर हत्या की गई है और हत्या से गुस्साए लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। काफी आक्रोशित दिखाई दिए लोग, जिन्होंने बाजार में तोड़फोड़ की घटना भी की। इसके साथ ही नवादा बाजार में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि नवादा बाजार में ही गोली मारकर बीडीसी की हत्या कर दी गई और ये इस वक्त मौके पर स्थिति क्या है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। नवादा बाजार में गोली मारकर बीडीसी की हत्या के बाद माहौल काफी खराब हो गया, जिसके बाद इस बाजार में लोगों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की घटना को अंजाम दिया। जैसे ही पुलिस की टीम को इसकी सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। एसपी खुद अब मोर्चा संभाल रहे हैं, इस मामले की जानकारी जुटा रहे हैं और साथ ही साथ हर एंगल से मामले की जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि आपसी कहासुनी का ये मामला था और उसके बाद गुस्साए लोगों ने हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया और अब जो स्थिति बनी हुई हत्या के बाद से, उसे संभालना पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि नवादा बाजार में भारी संख्या में लोग पहुंचे, उन्होंने आगजनी की और आगजनी के साथ साथ तोड़फोड़ भी की गई। और अब खबर कानपुर देहात से है। आग का गोला बनी कार सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। उन्नाव से ग्वालियर मध्य प्रदेश जा रहे थे कार सवार। देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई और अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आग का गोला जब कार बनी उस वक्त की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि आग कैसे लगी, वजह क्या है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कार सवार तीनों लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। गनीमत ये रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि उन्नाव से ग्वालियर मध्य प्रदेश कार सवार जा रहे थे और उसी वक्त कार में आग लग गई। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां ग्रेटर नोएडा में डीएम ने जमीन पर बैठकर फरियादी की फरियाद सुनी। वहीं दूसरी ओर रात में अकेली महिला को देखकर कमिश्नर ने गाड़ी रोकी, महिला का हाल जाना। यहां डीएम सुहास एलवाई के दफ्तर के बाहर एक पुरुष अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गया। उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे। डीएम ने पहले तो पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की। जब परिवार उनकी गाड़ी के सामने ही बैठ गया तो डीएम खुद अपने दफ्तर से बाहर निकले और सड़क पर ही बैठकर परिवार से बातचीत की। डीएम के साथ सीडीओ मौजूद थे, वो भी डीएम के साथ ही सड़क पर बैठे हुए दिखाई दिए। दूसरी ओर रात लगभग 8 बजे कमिश्नर आलोक कुमार ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सुनसान रास्ते में एक गाड़ी खड़ी देखी, जिसमें एक महिला अकेली थी। कमिश्नर ने गाड़ी रोकी और महिला से उसका हालचाल जाना। महिला ने बताया कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है, वो प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर है। कमिश्नर साहब ने तुरंत इलाके के थाना प्रभारी को बुलाया और कहा कि पेट्रोल लेकर आए। साथ ही ये भी कहा कि जब तक महिला की गाड़ी के लिए पेट्रोल नहीं आता है, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस वहीं रहे। बाद में पुलिस की टीम ने महिला को पेट्रोल उसकी गाड़ी में डलवाकर विदा किया। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीएम ने जब फरियाद सुनी उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये नोएडा की तस्वीर है। एक परिवार अपनी शिकायत लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठा था। अच्छा, क्या हुआ था? मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। फिर? तो मेरी गाड़ी बंद हो गई रास्ते में। फिर मुझे एक वहाँ पुलिस वाले भैया थे, उन्होंने मुझे बताया कि आप 112 पे कॉल कीजिए और इमरजेंसी सर्विस होती है। तो मैंने कॉल किया। फिर मेरी जहाँ गाड़ी रोकी थी उससे आगे ही थोड़ा सा वहाँ एक पुलिस की ऑलरेडी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो वहाँ वो पुलिस
ज्यादा बातचीत के लिए रजत इस वक्त ग्रेटर नोएडा से मौजूद हैं। रजत, जिस तरीके से महिला की मदद कमिश्नर साहब ने की है, इस तरीके की जो कहानियां होती हैं, इस तरीके से जो प्रेरित करने वाली कहानियां होती हैं, शायद यही वजह की लोगों में, जनता में सुरक्षा का भाव पैदा होता है। जी बिल्कुल जया, दो तस्वीर है। एक तो जो डीएम साहब जो कि जिलाधिकारी कार्यालय बैठकर पीड़ित की बात हुई, दूसरी तस्वीर जो कमिश्नर जो कि नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह है, उनकी रात में जो अपने एक्सप्रेस गाड़ी से एक्सप्रेसवे से जा रहे थे, वहीं एक महिला जो कि एकांत जगह पे खड़ी हुई मिली, उसकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं थी। वहां उन्होंने जो एसएचओ जो कि मौजूदा थाना था उनसे बात की, फिर जाकर थानेदार था वो वहाँ पे मौजूद रहे। उसके बाद डायल 100 जो कि पेट्रोल लेके आई, उसकी जो महिला की गाड़ी पेट्रोल आई, उसकी बाद मदद की और फिर महिला ने पुलिसकर्मियों का थैंक्स भी कहा। कि जहाँ पे जो मानवता है पुलिस की अब सामने आ रही, लोग अब विश्वास कर रहे हैं, और जो नोएडा कमिश्नर अब खुद ही उनकी जो लोगों के सहायता के लिए सदैव तत्पर तैयार रहते हैं। बिल्कुल रजत, और दूसरी तरफ एक जो तस्वीर ग्रेटर नोएडा से निकलकर सामने आई, जिसमें कमिश्नर ने महिला की मदद की और इस तरीके से महिलाओं में भी सुरक्षा का भाव पैदा होता है। डीएम ने जिस तरीके से सड़क पर बैठकर फरियाद सुनी है, जाहिर हो रहा है कि प्रशासन की टीम एक्टिव होकर काम कर रही है और ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ा संदेश लोगों के लिए। जी बिल्कुल, साफ तौर से तस्वीर हम देख सकते हैं कि एक तरफ नोएडा कमिश्नर भी अच्छे काम कर रहे हैं महिला की मदद, दूसरी तरफ खबर नोएडा डीएम की एलवाई जो कि जमीन पर बैठकर फरियादी की फरियाद सुनी। जाहिर सी बात है कि पुलिस और जो है प्रशासन महकमे में काफी अच्छे लोग भी हैं और अच्छे काम भी कर रहे हैं। और जो महिला की सुरक्षा की बात करें तो जो नोएडा कमिश्नर है वो खुद ही एक्सप्रेस उसको एकांत में महिला मिली, तो उन्होंने अभी महिला की सहायता की। कहीं ना जो प्रशासन है वो पब्लिक की नजर में भी अच्छे आ रहे हैं। नोएडा डीएम का भी देखो काफी अच्छा काम है। जी मुझे बहुत शुक्रिया रजत, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हरदोई से है। तहसील शाहाबाद में मारपीट, घात लगाए बैठे शख्स ने हमला किया। धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है और पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। थाना मजला टुरमिकी मजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घटना की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मारपीट की गई, हरदोई की शाहाबाद तहसील में मारपीट की गई और ये देखिए कैसे सरिया लेकर हमला कर दिया व्यक्ति ने। और इसमें महिलाएं भी रही जिन्होंने बीच बचाव भी किया और हाथ लगाए बैठे शख्स ने हमला कर दिया। आपसी रंजिश का ये मामला था और इसी मामले में एक दूसरे पर सरिया और पत्थर से हमला किया गया। आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, मामला क्या है ये पूरा? देखिए पूरा मामला ये तहसील है शाहबाद तहसील का एक गांव है मंझला में ये बवाल हुआ है। आपसी रंजिश भी नहीं थी इनकी, लेकिन एक छोटी मोटी कहासुनी 2-4 दिन पहले हो गई थी। लेकिन इस तरीके से ये द्वलित हो गया लड़का जो हाथ में हथियार वो लिए है और उसे उसी से वार किया है इसके ऊपर। और इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उसकी खोज की जा रही है। बहुत शुक्रिया आलोक, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर जालौन से है। सिपाही पर रेप का आरोप लगा है। नदी गांव थाने में तैनात है आरोपी सिपाही और शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस तरीके के आरोप महिला ने लगाए हैं। पीड़ित ने एसपी से अब न्याय की गुहार लगाई है। राजपाल भदौरिया बताया जा रहा है सिपाही का नाम। और जिस महिला को आप देख रहे हैं, इस महिला ने सिपाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेप का आरोप है। शादी का झांसा देकर सिपाही ने महिला के साथ रेप की वारदात। आज बात संज्ञान में आई है और इस पर बात जांच विधिक कार्रवाई की जाएगी। 26 जनवरी के दिन हमारी पुलिस लाइन पे एक कांस्टेबल चालक के पद पर था, राजपाल सिंह भदौरिया। उससे हमारी मुलाकात हुई। उसने मेरा मोबाइल नंबर वगैरह लिया और बाई चांस मेरे फ़ोन पे पहले मैसेज वगैरह और फ़ोन वगैरह करता रहता था, तो हमने उसको कई बार ब्लॉक भी किया। एक बार की 20 फरवरी का दिन था, उस दिन मेरे फ़ोन पे मैसेज आया हैप्पी शिवरात्रि करके, तो मैंने उसका रिप्लाई दे दिया रॉन्ग नंबर जान के, पता नहीं कौन परिचय का है। उसके बाद धीरे धीरे इससे मेरी बातचीत शुरू हुई। बातचीत शुरू होने के बाद इसने ये नहीं बताया, इसने मुझे झूठी शादी का झांसा दिया और शादी की भी शायद साथ में मांग में सिंदूर लगाया मेरे। उसके बाद जब ये मैंने इससे कुछ कहा, जब इस बात का मेरे घर वालों को पता चला तो घर पे विवाद भी हुआ तो उससे घर वाले नाराज़ हो गए। घर वाले नाराज़ होने के बाद हम मतलब अपने रूम पे आ गए।
इससे हमने अपनी बात कही कि तुम्हारी वजह से ऐसे, तो इसने मुझसे झूठा समझौता किया कि तुम्हारा हम पूरा ख्याल रखेंगे और घर में कुछ ना बताना। मैंने इसकी बातों पर कि मैंने अभी घर पर नहीं बताया कुछ, और जब ये इसने नहीं बताया तो मैंने SP सर से और कोतवाली में और कई जगह शिकायतें की, तो उसके बाद इसने मुझसे समझौता कर लिया। जब समझौता किया तो उसके बाद ये कल के दिन मेरे रूम पे फिर आया, अचानक से आया तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की और उसके बाद मेरा मोबाइल वगैरह छीन के फिर से फरार है। तो सिपाही पर रेप का आरोप है और युवती का कहना है कि पहले उसकी बातचीत हुई थी और अब उसने रेप का आरोप लगाया है क्योंकि सिपाही ने शादी करने से मना किया है। नदी गांव का ये मामला है। हालांकि महिला का कहना है कि इन दोनों ने आपस में शादी की थी, लेकिन परिवार को जब ये बात पता चली तो परिवार में काफी विवाद हुआ। इसके बाद लड़की वापस से अपने रूम पर आ गई और उसके बाद समझौता भी दोनों को हो गया था। प्रवीण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, ये बेहद गंभीर आरोप है। जिन लोगों पर जिम्मेदारी है अनुशासन दिखाने की, लोगों की सुरक्षा करने की, उन लोगों पर इस तरीके के गंभीर आरोप। मैं जी बताना चाहेंगे, ये लड़की जो है ला की छात्रा है और ये इस लड़की के संपर्क में करीब 6 महीने पहले राजपाल भदौरिया नाम का सिपाही संपर्क में आया। कई बार फोन पर संपर्क हुआ, इस तरीके से इनके आपस में गहरे संबंध बन गए और लड़की ने कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत की, जिसको लेकर समझौता हो गया था। इस बात की भनक जब लड़की के परिजनों को लगी तो लड़की का विवाद परिजनों से हो गया, वो उड़ई आके रहने लगी। सिपाही ने उसके घर जाके समझौते का दबाव बनाया। जब जो नहीं लड़की बात मानने से इनकार किया तो इसे सिपाही ने उसको धमकी मारने। इस मामले में कार्यवाही कितनी आगे बढ़ी है, अब तक क्या स्टेटस रहा है पूरे मामले का? बताना चाहेंगे, अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई होती रही है, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई होगी। अभी तक उस सिपाही पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जो सिपाही यहाँ पे तैनात था उसका जो है ट्रांसफर ललितपुर हो चुका है वो, और अभी यहाँ पे वो सिपाही नहीं है। लेकिन पुलिस का कोई ढुलमुल रवैया, जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कार्रवाई नहीं है। बहुत शुक्रिया प्रवीण, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कानपुर से है। संजीत अपहरण और हत्याकांड का ये मामला है और आपको बता दें कि धरने पर बैठे परिजनों से पुलिस ने ज्यादती की है। पुलिस ने संजीत के पिता और बहन को धरने से उठा लिया और हिरासत में लिया। पुलिस ने पिता और बहन को हिरासत में ले लिया है, जबकि संजीत की मां को घर में नजरबंद किया गया है। इंसाफ की मांग को लेकर परिजन धरना दे रहे थे, लेकिन अब पुलिस का ये रवैया सामने आ रहा है, जिसको लेकर परिजनों में काफी गुस्सा है। संजीत हत्याकांड का ये मामला है। आपको बता दें कि इसी मामले में और राहुल इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। राहुल, इंसाफ की गुहार परिवार लगा रहा है, लेकिन उसी परिवार को अब पुलिस हिरासत में ले रही है। आखिर क्यों हिरासत में लिया गया, क्या वजह रही इसके पीछे? जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो परिवार है वो इंसाफ की लगातार मांग कर रहा है और जो भी पुलिस प्रशासन है वो लगातार उसको वादे कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ अभी तक नहीं मिल पाया, जिसको लेके ये पूरा परिवार, संजीत की बहन, संजीत के पिता और जो अन्य पारिवारिक लोग हैं वो धरने पे बैठे हुए थे, जिसके चलते पुलिस ने धरने को समाप्त करने के लिए सख्त प्रदर्शन किया। जो बहन थी उसको महिला पुलिस द्वारा किस तरीके से खींच के ले जाया जा रहा, पिता को थाने ले जाया गया, जो उसकी मां है संजीत की उसको नजरबंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इंसाफ की गुहार लगाने में पुलिस का इस तरीके से रूप देखने को मिला। जी, बहुत शुक्रिया राहुल, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब संत कबीर नगर में बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव की पीड़िता इंसाफ के लिए बस्ती में पुलिस उप महानिरीक्षक के पास पहुंची, जिसके बाद उसके साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों पर कानून का शिकंजा कस सके। लेकिन कानून है कि अपने कान में तेल डाल चुका है और इस बेटी की आवाज को अनसुना कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि लगभग 1 महीने पहले गांव के ही 3 युवकों ने जबरन उसको रास्ते से खींचकर रेप किया और जान से मार देने की उसे धमकी दी। पुलिस ने जो शुरू से ही इस मामले में हिला हवाली दिखाई वो अभी भी जारी है। शिकायत के बाद उसका मेडिकल 1 हफ्ते के बाद हुआ। इसके बाद जब FIR की बारी आई तो पुलिस ने 10 दिन के बाद पीड़िता की शिकायत पर तीनों दरिंदों के खिलाफ रेप की धाराओं में बखिरा थाने में मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित बार बार अपनी असमत और आबरू लूटने वाले दरिंदों को सलाखे के पीछे भेजने की गुहार लगाती रही, लेकिन खाकी है कि उसकी सेहत पर कोई असर नहीं दिखाई दिया।
आज 1 महीने बीतने के बाद पीड़ित और उसकी मां की आंखों में आंसू बताते हैं कि उसके साथ किए गए अत्याचार के बाद कानून ने भी उसके साथ मजाक किया है, सिर्फ कागजी घोड़े दिखाकर उसका मानसिक उत्पीड़न किया। कठोर होगा, बोल रहा कि ये फर्जी मुकदमा है और अगर बार बार आएगी तो तुझे बचा देंगे, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम यहाँ हैं। क्या आपके साथ हुआ? हमारे साथ हम जा रहे थे 16 जुलाई को अपनी अम्मी की दवा लेने, फिर उसके बाद उसने बुलाया कि बेटा इधर आप हम गए, फिर उसके बाद सामान हो मेरे घर पे रख देना, जब गए उसके चलो आगे, तो हम आगे गए। फिर उसके बाद एक छोटी सी ऑफिस, उसी में हमें धक्का देकर और वहाँ पे 2 लोग मौजूद थे, गफिल और फुजेल, दोनों नबी मोहम्मद और फुजेल अंदर थे। वो लोग मेरे साथ बलात्कार किए और मैं चिल्ला रही थी कि छोड़ दे मुझे बाबा, वो लोग नहीं छोड़े। फिर उसके बाद गफिल बोल रहा कि अगर ज़्यादा चिल्लाएगी तो तेरा वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप पे वायरल करेंगे। मेरे सामने आया था और पीड़ित महिला भी आई थी। मैंने इस संबंध में जो है संबंधित थाने से बात करके और उस मुकदमे में गुणदोष के आधार पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि गुणदोष के आधार पर शीघ्र इस विवेचना में जो है कार्रवाई करते हुए विवेचना का निस्तारण करें। वहीं गाजियाबाद में बदमाश पहले नाम और एड्रेस पूछते हैं और उसके बाद गोली मार देते हैं। मामला लोनी के पास ट्रॉनिका सिटी इलाके का है, जहां पर सोहित नाम का युवक अपने काम से वापस लौट रहा था और उसी दौरान 2 युवक बाइक पर सवार होकर आते हैं। सोहित से नाम और उसका पता पूछते हैं। जैसे ही सोहित ने नाम और एड्रेस बताया, वैसे ही बाइक सवार बदमाशों ने सोहित को गोली मार दी। हालांकि राहत इस बात की है कि गोली सोहित के पैर को छूकर निकल गई। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है और पुलिस जल्द से जल्द बदमाशों की गिरफ्तारी का भरोसा दे रही है। जतिन फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। जतिन, लगातार ये कार्रवाई हम देख रहे हैं बदमाशों पर, लगातार ऑपरेशन क्लीन और तमाम योजनाएं चल रही हैं, बावजूद उसके अपराध का ग्राफ ऐसा बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन कि पहले नाम और पता पूछते ही गोली मार दी जा रही है। मामला ये पूरा क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो मामला है ये टोनी सिटी इलाके का है। यहाँ पर एक युवक है जिसका नाम सोहित है। ये बागपत का रहने वाला है और ये अपने घर जा रहा था नौकरी से और उसी दौरान 2 बदमाश बाइक पर आते हैं, युवक को रोकते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा नाम और पता क्या है। और जैसे ही युवक बताता है कि उसका नाम और एड्रेस ये है तो उसे गोली मार दी जाती है। तो नाम और पता पूछकर भी अब बदमाश वारदातें अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ये जो तरीका है ये पुराना है, हमने पहले भी उत्तर प्रदेश में देखा है। सुपारी किलर जो होते हैं वो इस तरह से ही वारदात अंजाम देते हैं। अपने टारगेट को वो चेक करते हैं कि वो सही टारगेट को ही निशाना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर इस शख्स की सुपारी भी दी गई है तो भी बदमाशों के हौसले साफ तौर पर नजर आते हैं। बदमाश गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। हालांकि सोहित जो है उसके पैर में लगी थी, पैर से छूकर निकली थी और फिलहाल उसे प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। युवक काफी ज्यादा खौफ में है और सवाल यही उठ रहा है कि एक के बाद एक जो ये वारदातें होती हैं इसको रोक पाने में पुलिस नाकाम क्यों साबित हो रही है? क्योंकि यहाँ ये बता दें कि ठीक 1 घंटे बाद मोदी नगर में भी युवक की हत्या कर दी गई। जी जतिन, आपकी सोहित से बात भी हुई होगी, किसी पर कोई शक, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी शक और संदेह उसको हो, किसी पर कोई जानकारी दी हो उसने? देखिए, जो युवक है उसने किसी पर भी शक नहीं किया है और किसी तरह की रंजिश भी निकलकर सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर कई सवाल इस मामले में खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार अगर युवक की सुपारी दी गई थी या फिर उसे डराने धमकाने के लिए गोली चलाई गई तो किसने ये सब किया है, क्योंकि लूट हुई नहीं है। तो ऐसे में तमाम पहलू हैं जिन पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है और दावा की जल्द से जल्द जो बदमाश हैं उनको पकड़ लिया जाएगा ताकि इस वारदात का जानकारी के लिए। वहीं महाराजगंज में पुरंदरपुर थाना के लक्ष्मीपुर क्षेत्र के पास ग्राम पंचायत कोल्हुआ शिव मंदिर में एक फ्रांसीसी परिवार 21 मार्च से लॉकडाउन में फंसा है। फ्रांसीसी परिवार टूरिस्ट वीजा पर बीते 1 मार्च को पाकिस्तान से बाघा बॉर्डर होते हुए भारत नेपाल आया था और नेपाल जाते समय लॉकडाउन में भारत नेपाल की सीमा सील होने से यहीं पे रह गया। अब उनकी इच्छा उत्तराखंड भ्रमण की है, जिसको लेकर परिवार ने डीएम से मुलाकात कर उत्तराखंड भ्रमण की अनुमति मांगी है और डीएम ने उनके आवेदन को उच्चाधिकारियों को भेज दिया है। डीएम ने फ्रांसीसी परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत कर उन्हें भारत आने पर उनके अनुभव के बारे में भी पूछा। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां फिरौती मांगने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे बदमाश और 12 घंटे में पुलिस ने अपहृत को भी बरामद कर लिया है। फिरौती लेने पहुंचे बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है।
कोंडा कोतवाली मनगढ़ पुलिया के पास से ये गिरफ्तारी की गई है। कल युवक का बदमाशों ने किया था अपहरण और बदमाशों ने मांगी थी 5 लाख रुपए की फिरौती। हालांकि इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे बदमाश और इन तमाम बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने अपहृत युवक को बरामद कर लिया सकुशल और इसके साथ ही साथ फिरौती लेने पहुंचे बदमाशों को पुलिस ने दबोचा। प्रदेश और देश स्तर पर सम्मानित हो चुके गोंडा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित रामअचल आचार्य न्याय न मिलने पर तहसील में आमरण अनशन पर बैठने पहुंचे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामअचल आचार्य बीते कई साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल सकी, जिससे कि आहत होकर वो तहसील परिसर में अनशन पर बैठने पहुंच गए, जहां उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अनशन पर बैठने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और रामअचल आचार्य ने कर्नलगंज के मोहल्ला गाड़ी बाजार स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में अनशन शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद उप जिलाधिकारी कोतवाल और नगर चौकी प्रभारी पहुंचे। अधिकारियों और वहां के मौजूद लोगों के अनुरोध पर आचार्य ने इस शर्त पर अनशन को खत्म किया कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो फिर से अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। वहीं चंदौली पुलिस लगातार बदमाशों के लिए काल बनती जा रही है। पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में घायल एक शातिर बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है और मुठभेड़ में बदमाश को हाथ में गोली लगी है, जिससे कि वो घायल अवस्था में उसे अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी की शिनाख्त अशोक यादव के रूप में हुई है। आरोपी अशोक यादव वाराणसी के लंका थाने का टॉप 10 अपराधी लिस्ट में शामिल है। वाराणसी में उसके ऊपर हत्या, लूट, छिनैती, आर्म्स एक्ट सहित हत्या के प्रयास के कुल 23 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। गाजीपुर में 3 मुकदमे उस पर दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने एक पिस्टल, 4 खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। वहीं राजधानी लखनऊ में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। चुनहट थाना के मटियारी क्षेत्र में अवैध संबंधों के चक्कर में 2 छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। छोटे भाइयों ने मिलकर बड़े भाई का चाकू से गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। दोनों हत्यारे भाई मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अक्षय नाम के युवक को एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई गोलियां मारी गई, जिसके बाद अक्षय को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही अक्षय ने दम तोड़ दिया। मौके पर मौजूद परिजनों ने इसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा किया। यही नहीं, मोदीनगर में गुस्से में परिजनों ने जाम भी लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने की कोशिश की। शुरुआती जानकारी के मुताबिक रंजिश के चलते युवक की हत्या हुई है। पुलिस सभी पहलुओं पर अब जांच कर रही है और लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सीतापुर के तंबौर ब्लॉक में तैनात एनएचएम के ब्लॉक लेखा प्रबंधक ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। आरोप है कि सीएमओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी उनको लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठा लिया। लेखा प्रबंधक की इस हरकत से महकमे में हड़कंप है। जानकारी मिलने पे मौके पर पहुंचे उसके भाई और पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स ने लेखा प्रबंधक की हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटते हैं। संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु
जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है। नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता को